आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया है। प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए सीएम ने अफसरों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के सीमा नाम की महिला ने पति द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत की, जिस पर पुलिस आयुक्त को तुरंत एक्शन का आदेश दिया गया है। जनता दर्शन में बच्चों को चॉकलेट बांटते दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ का मानवीय चेहरा भी सबको भावुक कर गया। और भाजपा में बड़ा सियासी अपडेट है। नितिन नबीन का पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। आज वो दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। यूपी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत लगभग 20 दिग्गज नेता उनके प्रस्तावक बने हैं। 16 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के बाद ये औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई है। और भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, जिसका ऐलान आज भी हो सकता है। पार्टी ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। बता दें कि 19 जनवरी को आज नामांकन दाखिल किया गया, जबकि 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान होगा। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर संगठन और आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण पर विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय विकास के नाम पर बीजेपी सरकार धार्मिक जगहों का व्यवसायीकरण कर रही है। आधुनिकीकरण बना रहे हैं करके, और इस पर भी लाशों से भी टैक्स वसूलेंगे। और माँ हमारी अहिल्याबाई होलकर जी का जो अपमान किया इन्होंने, जिस तरीके से उनकी मूर्ति तोड़ी गई, जिस तरीके से वो चबूतरे तोड़े गए, वो मड़ी तोड़ी गई, उससे पूरी तरीके से ये साबित हो रहा है कि हमारे ये धरोहर को, हमारे वहाँ की काशी की का जो एक पुरातन चीज़ें हैं उसको ध्वस्त किया गया है। ये सरकार पूरी तरीके से आधुनिकीकरण कर रही है और व्यापारीकरण कर रही है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर अयोध्या में आस्था और संयम का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पुण्य स्नान किया और दान पुण्य कर सुख समृद्धि की कामना की है। बता दें कि राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में भारी भीड़ रही। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई। वहीं ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन के चलते धर्मपथ पर लंबा जाम भी देखने को मिला। कुंभ माह चल रहा है, जिसमें अमावस्या का प्रमुख स्नान पर्व था। वहाँ से वापसी के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में भी स्नान एवं दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसके दृष्टिगत अयोध्या में जोन एवं सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है। घाटों पर भीड़ के दृष्टिगत बार बार डाइवर्ट करके कच्चा और पक्का घाट पे भीड़ को समान रूप से बांटा जा रहा है। इसके पश्चात विभिन्न देवालयों जिसमें जो है नागेश्वर नाथ और हनुमानगढ़ी आज पर भी पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा रूट डाइवर्जन का क्या? रूट डाइवर्जन का जैसे साकेत से आगे कोई वाहन नहीं आने दिया जा रहा है, साकेत पेट्रोल पंप से, और इसी प्रकार से उधर टेढ़ी बाजार और उधर महोबरा के आगे कोई वाहन नहीं आ रहे हैं। और पब्लिक जो श्रद्धालु आ रहे हैं पैदल भी, तो वो जिस घाट पे भीड़ कम है उसी घाट पे उनको स्नान के लिए भेजा जा रहा है। क्या किसी की किस्मत सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि उसका घर मिट्टी का है? रामनगर के वन ग्रामों और खत्तों में बसे करीब 25,000 वोटरों की यही कहानी है। दशकों से अवैध होने का डर, बेदखली का खौफ और मालिकाना हक की तलाश। वोट डालते वक्त ये वैध नागरिक हैं, चुनाव बाद फिर अतिक्रमणकारी। अब उम्मीद की किरण जगी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और अधिवक्ता दुष्यंत मनाली की पैरवी से सवाल यही है, क्या सत्ता इनकी सुनेगी या जवाब वोट की चोट से मिलेगा? सब यहाँ पे जो आए हैं ये वन क्षेत्र के पारंपरिक निवासी हैं, जो कि फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। यहाँ खत्तों से लोग आए हैं, टोंगिया गांव से लोग आए हैं, वन ग्रामों के लोग आए हुए हैं। तो ये सिर्फ कोई एक जमीन की एक टुकड़े की बात नहीं है। यहाँ पर वन क्षेत्र में जो सदियों से, पीढ़ियों से रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, उन लोगों के अधिकारों के लिए कानून बनाया गया है, वन अधिकार अधिनियम 2006। उसमें उन लोगों को अधिकार दिए गए हैं। उसके तहत उनको बेदखली से भी रोक है, उसमें उन लोगों को अपनी आजीविका चलाने का भी वहाँ पर राइट है। तो उस सब में सरकार की नाकामी ये रही है पिछले 20-25 सालों में कि यहाँ पर फॉरेस्ट राइट के दावे तय नहीं किए गए, लोगों को पट्टे नहीं दिए गए। तो जो नए अधिकारी आते हैं उनको अतिक्रमणकारी के तौर पे देखते हैं। तो यहाँ खत्तों में इविक्शन हो रहा है, यहाँ बेदखली हो रही है, वन ग्रामों में कई जगह बेदखली हो रही है, और फॉरेस्ट की कई और लैंड्स हैं जहाँ लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, वहाँ पे बेदखली हो रही है। तो ये सब कानून का
सीधा सीधा उल्लंघन है। जब एक एक्ट ने अधिकार दिए हुए हैं, तो जब तक फॉरेस्ट अधिकार के दावे तय नहीं हो जाते, ये तय नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति पीढ़ियों से रह रहा है या नहीं रह रहा है, तो तब तक उनको बेदखली नहीं की जाएगी। न सिर्फ अधिनियम में प्रावधान है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लगातार इस संबंध में आदेश हैं। तो जो बेदखली की जा रही है, उन आदेशों के सीधे सीधे उल्लंघन में हो रही है। उत्तराखंड के रुड़की के हरमिलाप भवन में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रांतीय कार्य समिति बैठक भव्य रूप से संपन्न हुई। रुड़की में हुए इस सम्मेलन में प्रदेश भर से आए सैकड़ों व्यापारियों ने हिस्सा लिया। संगठन ने व्यापारी सुरक्षा सेल, पुलिस समन्वय और जीएसटी की जटिलताओं पर सरकार को ज्ञापन भेजने का फैसला किया है। व्यापार मंडल ने साफ कहा, व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। व्यापार ही एक ऐसा है जो पूरे समाज का भरण पोषण करता है। एक तरह से हर जगह जहाँ भी जरूरत होती है किसी को, सबसे पहले व्यापारी ही याद आता है, और उत्पीड़न भी व्यापारी का ही होता है। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। आज अपने हर तरीके से अगर कहीं नुकसान होता है तो व्यापारी का ही होता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर किसी के दुख तकलीफ होता है या खुशी होती है, किसी की शादी भी होती है या किसी का अगर दुख भी होता है, तो उसमें व्यापारी का सबसे पहले पैसा रुकता है। तो व्यापारी का जरूरत होती है, सबसे पहले वो पहुंचता है कि साहब मेरे घर में ये प्रोग्राम है, मुझे आवश्यकता है। वो समाधान, जैसे जैसे समस्याएं आती हैं वैसे वैसे समाधान भी होते हैं, और इसीलिए संगठन की आवश्यकता होती है कि जिससे कि सबसे एकजुट होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, और वो बाकायदा पहुंचाई जा रही है। बांदा के बेबेरू कस्बे में मुख्य चौराहे के सुंदरीकरण और चौड़ीकरण के विरोध में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल, व्यापार संगठन अध्यक्ष के महंत और सपा नेत्री नीलम गुप्ता के नेतृत्व में पीड़ित व्यापारियों के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला गया। रामलीला मैदान पर नुक्कड़ सभा में व्यापारियों से एकजुट रहने की अपील की गई। आज हम लोग व्यापारियों का समर्थन करने आए थे। व्यापारी लगातार यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं, प्रशासन के जू नहीं रेंग रहा है। लगातार व्यापारियों के घर गिराए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, उसी श्रृंखला में हमारा बबेरू भी आ रहा है। लगभग 100 घर यहाँ पर रडार पे हैं जो गिराने के आदेश कर दिए गए हैं। उसी में आप देख रहे हैं कि हमारे व्यापारी जो इस समय बेघर हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनका रोजगार चला जाएगा, उनका बिजनेस चला जाएगा, तो वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से उनका पेट पालेंगे? तो ये सरकार लगातार व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है, व्यापारियों का शोषण कर रही है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हित में कोई भी काम नहीं कर पा रही है। इस लड़ाई को लेकर के हम यहाँ से संसद तक लड़ने का काम करेंगे। माननीय सांसद जी के माध्यम से संसद में भी उठवाने का काम करेंगे, और इस लड़ाई को हम लगातार जारी रखेंगे जब तक हमारे व्यापारी भाइयों के साथ अन्याय होगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच के देहात कोतवाली इलाके के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज से लगी 10 मज़ारों को अवैध अतिक्रमण के तहत आज प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए गिरा दिया। इस मौके पर एसडीएम सदर, सिटी मजिस्ट्रेट, ईओ नगर पालिका, सीओ सिटी और कई थानों की फोर्स मौजूद रही। यह कार्रवाई आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर चलाई जा रही है। ये जो अवैध मजार के आड़ में इन लोगों ने 12-13 मजारे और अवैध मजार बना रखा था, और ये कार्रवाई सन 2002 से चल रही है। 2002 में नियत प्राधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश किया गया था कि जितने भी अवैध मजार यहाँ बने हैं और उसके आड़ में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। लेकिन इन लोगों द्वारा अपील दायर की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी 2004 में यह आदेश निर्गत किया गया था कि सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश सही आदेश है, इसका क्रियान्वयन कराया जाए। परंतु ये लोग पुनः कमिश्नर महोदय के यहाँ पहुँच गए थे, जिसके कारण ये 2019 में कमिश्नर सर द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही माना, और उसके पश्चात उन्होंने कहा था कि यह अवैध जो निर्माण हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो उस समय के तत्कालीन सीआरओ और नियत प्राधिकारी द्वारा इन लोगों से वार्ता की गई थी। इन लोगों ने 2 दिन का समय मांगा था कि हम स्वतः हटा लेंगे, लेकिन वो स्वतः न हटा करके पुनः वो कार्रवाई ठप रही। संभल के नखासा थाना इलाके के गांव कसेरुआ में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग की पैमाइश में खुलासा हुआ कि कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद और 3 मकान बनाए गए और तथ्यों को छिपाकर वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया। लेखपाल की रिपोर्ट पर मुतवल्ली समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तहसीलदार के मुताबिक धारा 67 के तहत नोटिस जारी होगा। पुलिस जाँच जारी है। एक जांच के दौरान ग्राम कसेरुआ में यह पाया गया कि गाटा संख्या 409 पर जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत कब्रिस्तान के रूप में सुरक्षित थी,
उस लैंड पर एक मस्जिद बना ली गई है और 3 मकान बना लिए गए हैं। इस संबंध में जब एक राजस्व विभाग की एक बड़ी टीम के द्वारा जांच कराई गई तो यह पाया गया कि मस्जिद ने वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके उस पर वक्फ में अपना पंजीकरण भी करा लिया है, क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि पर कभी भी मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उसने न केवल वक्फ बोर्ड के साथ गलत तथ्य प्रस्तुत किया अपितु ग्राम सभा की संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई है। इसलिए थाना नखासा में ऐसे मस्जिद के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।